जय हिंद दोस्तों। मैं केसी मोहन श्रवण आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग बिहार एसएससी का कुछ मैथ का प्रश्न आप लोग के सामने लाए हैं प्रैक्टिस के लिए। इसमें हम वैसे प्रश्नों को शामिल किए हैं जो या तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा पेचीदा है या फिर उसका जो है लैंग्वेज थोड़ा सा पेचीदा है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है आसानी से हल कर सकते हैं या इसका जो है शॉर्टकट विधि क्या हो सकता है इन प्रश्नों को हल करने में। तो चलिए हमारे साथ आप भी जो है इन प्रश्नों को हल कीजिए या प्रैक्टिस कीजिए और अपने लेवल को देखिए कि कितना तक आप बना पाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला प्रश्न, दो अंकों वाली एक संख्या तथा इन अंकों के आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य अंतर 54 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:3 है तो उस संख्या के अंकों का योगफल और अंतर के मध्य कितना अंतर होगा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा आप लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। लास्ट में क्या कह रहा है, उस संख्या के अंकों के योगफल और अंतर के मध्य कितना अंतर होगा। क्योंकि लैंग्वेज हम बोल रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को हम लाए हैं जो कि थोड़ा सा लैंग्वेज भी आपको फंसाने का काम करेगा और इसमें जो है कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो दो अंकों वाली एक संख्या है, इन अंकों को आपस में प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित करने का मतलब है कि अंक को पलट देना है ना। अंक को पलटने से जो संख्या प्राप्त होगा और जो मूल संख्या होगा और उसके मध्य जो है अंतर 54 है। तो आप जानते होंगे कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगा और उसका अंतर जो है अंकों का जो अंतर लेंगे उस वो हमेशा जो है 9 से विभाजित होगा। कहने का अर्थ हुआ कि जैसे संख्या एक मान लीजिएगा 10x प्लस वाई है ना, और दूसरी संख्या अंक को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x, और इसका अंतर लेंगे यानी दोनों का अंतर दोनों में घटाइएगा तो 10x में से x जाएगा तो बचेगा क्या 9x प्लस में, और ये माइनस 10y हो जाएगा और प्लस y तो यानी कि माइनस 9y है ना। और इसको कॉमन कीजिएगा तो x माइनस वाई और गुने 9, अर्थात ये संख्या क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक निकल के आया, ये संख्या यानी कि अंकों का जो अंतर होगा हमेशा 9 से विभाजित होगा है ना। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि दो अंकों की संख्या और अंकों के पलटने से जो बनी संख्या और उसका अंतर लेंगे तो हमेशा उसका अंक का अंतर जो है हमेशा 9 से विभाजित होगा है ना। यहाँ गुना 9 है तो ये संख्या जो भी यहाँ पे आएगा मल्टीपुल में, लेकिन ये 9 से हमेशा विभाजित होगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही था कि दोनों का ये यही दिया हुआ है कॉन्सेप्ट कि दोनों दो अंकों से बनने वाली संख्या और आपस में प्रतिस्थापित कर दे अंक उसका तो उसके मध्य अंतर क्या है 54, और अंतर जो है हमेशा 9 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे इस चीज को हम सिर्फ समझाने के लिए लिखे, बाकी इसको बनाना होगा तो इतना में हम लोग लिखने का काम नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, अंतर हो गया ये दोनों दो अंकों की संख्या और अंकों के पलटने से बनने वाली संख्या का अंतर दिया हुआ है 54, तो इसको हम लोग सिर्फ 9 से भाग कर देंगे तो हमारे पास अंकों का अंतर क्या आ जाएगा, अंकों का अंतर हमारे पास ये 6 आ गया, ये अंकों का अंतर आ गया, अंकों का अंतर। ठीक है। अब जो है देखिए आगे क्या देता है, यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:3 है, अंक का अनुपात दिया हुआ है कितना 1:3, 1:3 में अंक है और अंकों का अंतर आपके पास 6 है। इसका मतलब हो गया 3 - 1 यानी 2 का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना 6, इसलिए 1 बराबर 3, अर्थात अंक हमारा एक ठो क्या निकलेगा ये 3 निकलेगा और दूसरा क्या निकलेगा, इसका मान हो जाएगा 9। एक अंक हमारा 3 है और दूसरा अंक क्या है 9। तो इस तरह से संख्या हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एक संख्या बनेगा 39 और दूसरा अगर बनेगा तो 93। अब आइए, चूंकि ये चीज पूछ नहीं रहा है हम बना के सिर्फ दिखा दिए। अब कहता है उस संख्या के अंकों का योगफल और अंतर के मध्य, यानी संख्या का योगफल, सॉरी संख्या का योगफल नहीं, उस संख्या के अंकों का योगफल, ध्यान दीजिएगा अंक का योगफल, तो अंक का योगफल क्या होगा 9 3
12, ठीक है। और अंतर, तो अंक का अंतर क्या होगा, 9 3, 9 में से 3 जाएगा 6, अंक का अंतर हो गया 6, अंक का योग क्या हो गया 12। और क्या कहता है, अंकों के योगफल और अंतर के मध्य कितना अंतर होगा, यानी इसमें क्या अंतर होगा, तो 12 माइनस 6 यानी कि 6। आंसर आपका ऑप्शन ए। तो इस तरह से देखिए, हिसाब में कुछ नहीं है, लेकिन लैंग्वेज इतना जो है ये उलट फिर करके लिखा है कि जरा सा भी समझने में मिस्टेक कीजिएगा तो आपका ऑप्शन कुछ से कुछ लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बातें समझ गए होंगे जो हम समझाना चाह रहे हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, कहता है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है और इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है। आइए, ये भी देखिए कॉन्सेप्ट बेस है। अगर एक्स वाई से मानिएगा तो फिर एक्स प्लस, आप सम संख्या है ना, तो यहाँ पे विषम मानना होगा, एक्स प्लस 1 मानना होगा, एक्स प्लस 3 मानना होगा, इस तरह से जोड़ करके फिर औसत निकालिएगा और फिर गुना भाग कीजिएगा। तो हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो औसत, औसत क्या होता है, औसत हम लोग जानते हैं कि बीच की संख्या होता है। तो इसके आगे भी संख्या होगा, क्या होगा, 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, लेकिन हमको लेना है क्या, सम संख्या। तो सम संख्या 23 के बाद 24 मिलेगा, 24 के बाद क्या मिलेगा, 25 नहीं होगा, 26 होगा, है ना। दो संख्या इधर लेंगे और दो संख्या इधर, चूंकि 23 क्या है, बीच की संख्या है, तो 23 से नीचे की संख्या बढ़ेंगे अब दो। तो 23 के बाद हमको क्या मिलेगा, 22, हाँ, जो कि सम है, ठीक है। 22 के बाद फिर क्या है, 21, 21 सम नहीं है, तो 20 हमारा सम होगा। अब देखिए ये चारों संख्या का आप जो है ये औसत निकालिएगा तो हमारे पास 23 ही आएगा औसत, है ना। ऐसे भी दे सकते हैं, शुरू संख्या और लास्ट का संख्या जोड़ करके आधा कर दीजिए, यानी 2 से भाग दीजिए तो 23 आएगा, या इस दोनों को जोड़ करके भाग दे दीजिए 2 से तो 23 आएगा। तो हमारे पास संख्या क्या निकला, 4 लगातार 20 सम संख्या, 20, 22, 24 और 26। और इसमें पूछा क्या जा रहा है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारा 20, अन्य ऑप्शन बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें, बहुत छोटा है लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो आप 2 3 4 लाइन जो है गुना भाग करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, यहाँ पे कहता है एक्स और वाई क्रमशः 16,000 रुपये और 12,000 रुपये का निवेश करते हुए साझेदारी में शामिल होते हैं। 3 महीने बाद एक्स 5,000 रुपये निकाल लेता है, जबकि वाई अतिरिक्त 5,000 रुपये का निवेश करता है। अतिरिक्त 3 महीने बाद जेड 21,000 रुपये के पूंजी के साथ व्यवसाय से जुड़ जाता है। 1 वर्ष बाद 26,400 रुपये के कुल लाभ में से वाई का हिस्सा जेड से कितना अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पे वाई का हिस्सा जेड से कितना अधिक होगा। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और अंत में मांगा क्या जा रहा है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, ये पार्टनरशिप का हिसाब है। तो 3 पार्टनर है, एक्स वाई और जेड। तो सबसे पहले तीनों पार्टनर को हम रेशियो में देखते हैं, ठीक है। तो एक्स क्या आया, 16,000 पूंजी लगा करके आया, ठीक है। चलिए 16,000 पूंजी लगा के आया पहले। वाई क्या आया, 12,000 पूंजी लगा के, तो 12,000 पूंजी, 12,000 पूंजी लेके आया। और जेड लास्ट में क्या आता है, 21,000 पूंजी लेकर के। अभी सिर्फ हम लोग पूंजी पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग समय पे देखेंगे। उसके बाद कहता है एक्स और वाई क्रमशः 16,000 12,000 रुपये का निवेश करते हुए साझेदारी में शामिल हुआ। 3 महीने बाद, 3 महीने बाद क्या है, एक्स 5,000 रुपया निकाल लिया, तो 16,000 में से 5,000 निकाल लिया तो इसके पास बचा क्या, 11,000, ठीक है। और वाई क्या है, अतिरिक्त 5,000 लगा दिया, तो ये वाई जो है 5,000 लगाएगा तो 12 5 17,000, ठीक है। अब जो है 3 महीने बाद जेड 21,000 पूंजी के साथ व्यवसाय जुड़ जाता है। 1 वर्ष बाद जो है 26,400 रुपये के कुल लाभ में वाई और जेड से, वाई का हिस्सा जेड से कितना अधिक है। अब आइए, ये तो हमारा पूंजी हो गया इस तरह से। अब समय पे आते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई क्रमशः 16,000 और 12,000 रुपये निवेश करते हुए साझेदारी में शामिल होता है। यानी कहने का मतलब एक्स और वाई शुरुआत दौर में क्या है, 16,000 और 12,000 रुपया पूंजी लगाया। उसके बाद क्या कहता है, 3 महीने बाद एक्स जो है 5,000 रुपया निकाल लिया और वाई जो है 5,000 रुपया लगा दिया। तो यानी इस पूंजी में जो शुरुआत में ये दोनों लगाया, उसके 3 महीने के बाद जो है ये फिर पूंजी में फेरबदल किया। तो कहने का मतलब है ये पूंजी जो है 16,000 और 12,000 3 महीने तक रहा होगा, है ना।
3 महीने तक ये 16,000 रखा और ये 3 महीने तक क्या रखा, 12,000 रखा। ठीक है, अब 3 महीने के बाद ना ये कुछ लगाया और हटाया, तो एक्स क्या किया, 5,000 हटा लिया और वाई जो है 5,000 लगा दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये 3 महीने तक शुरुआती पूंजी रहा और वाई का भी 3 महीने तक रहा। अब आइए आगे क्या लिखता है, अतिरिक्त 3 माह, यानी कि ये 3 महीने में ये दोनों ऐसे ऐसे किया, लेकिन उसके फिर अतिरिक्त 3 महीने के बाद, यानी ये 3 महीने में किया, 3 महीना फिर गुजरा, उसके बाद जो है क्या है, जेड आकर के 21,000 इसमें लगा के शामिल हो जाता है। कहने का मतलब हुआ ये 3 महीने में ये दोनों किया, फिर 3 महीना बीतने के बाद जो है ये जो है जेड आया, तो इसका मतलब हो गया 3 + 3 यानी कि 6 महीने के बाद कौन आया, तो जेड आया। तो 3 6 महीने के बाद आया और पूंजी का जो है व्यवसाय में जो है ये बांटा क्या जा रहा है, हिस्सा है ना, लाभ को बांटा जा रहा है 1 वर्ष के बाद, अर्थात 6 महीने के बाद ये आया, तो 12 महीने में से 6 महीने घट गया, तो इसका पूंजी कितना दिन रहा, 6 महीने तक रहा, है ना। जेड का पूंजी 6 महीने तक रहा। अब आइए 3 महीने तक वाई जो है 12,000 रखता है, तो ये 17,000 कितने महीने तक रहा होगा, 12 महीने में से 3 महीना घटेगा तो 9 महीने तक ये रहा होगा। और इसका भी जो है पूंजी 11,000 जो है एक्स का 9 महीने तक रहा होगा। अब इतना बातें समझ गए होंगे। अब ये 16,000 गुने 3 और 11,000 गुने 9 ये दोनों आपस में जुटेगा और ये भी इसका जुटेगा। ठीक है, अब देखिए यहीं से खेला करते हैं हम लोग कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो गुना भाग करते रह जाइएगा और चीज़ें लेती होते चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते, देखिए यहाँ से 3 जीरो और 3 जीरो प्लस में है तो कॉमन कर लिए, तो यहाँ से भी 3 जीरो और 3 जीरो ये प्लस में है, कॉमन कर लिए, तो यहाँ से ये गुना में है तो 3 जीरो यहाँ से हट जाएगा। अब रेशियो हम लोग इसको बना रहे हैं, एक्स वाई जेड का रेशियो निकाले, तो 3 जीरो यहाँ से कॉमन करेंगे तो 3 जीरो आगे निकल जाएगा और 3 जीरो ये भी प्लस में है तो आगे निकल जाएगा और 3 जीरो से ये साफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3 है और यहाँ प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इसमें से 3 निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं 3। ठीक है, यहाँ से 3 निकालिए तो ये 3 तो निकल गया, ये बचा क्या, 3 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें जो है हम लोग 3 निकाल लेंगे तो ये 3 निकल जाएगा, यहाँ 3 इसके पास बच जाएगा, है ना। अब जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो गुना में है तो इससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए क्या करते हैं, ये कॉमन जो 3 है इसको काट देते हैं, तो यहाँ से ये भी 3 हट जाएगा और इसका 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कॉमन निकलता है तो निकलता है, नहीं तो आप गुना भाग करके जोड़ देते हैं। अब 16 यहाँ पे है और ये क्या हो गया, 11 33, 16 33 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 49। ठीक है, और ये क्या है, 12 गुने 1 तो 12 हो जाएगा, 17 51, 51 12 आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 63। ठीक है, और 21 दूना 42, ये हमारा रेशियो एक्स वाई जेड का 49 63 42। ये और कटेगा, 7 7 49, 7 9 63, 7 6 42। अब देखिए 7 9 6 के रेशियो में आ गए। देखिए इतना जो है अंक का था, लेकिन हम कैलकुलेशन जो है यहीं पे शॉर्ट कर दिए। ठीक है, गुना करने का कोई औचित्य ना, तो 16 3 से गुना करते, फिर 11 में 9 से गुना करते, तो फिर जोड़ते और फिर जो है काट खोट करते, है ना। तो इसलिए यहाँ पे है ही प्लस में, तो कॉमन करके हम इसको सबको हटा दिए। ठीक है, अब जो है 7 9 6 के रेशियो में आ गया, इसी रेशियो में वो जो है लाभांश को बांट लेगा। तो यहाँ पे क्या कहता है, तो कुल लाभ में से y का हिस्सा z से कितना अधिक है, तो y का z से कितना अधिक है, तो y का हिस्सा 9 है, z का 6 है, तो ये 3 अधिक है रेशियो में, है ना। अब चलिए, तो कुल कितना है, 26,400, तो 26,400 कुल है और हमारे पास रेशियो में कितना है, 9 6 15 15 7 22 कुल है, और हमें चाहिए किसका, 3 का, तो गुना 3 से, यानी कि 22 का तुलना 26,400 से और जो निकालना है वो गुना 3, तो 22 एकम 22 4 26, 22 दूना 44, यानी 1200, अर्थात 1200 गुने 3 बराबर 3600। यही आपका रिजल्ट हो गया, 3600 रुपया जो है वाई का हिस्सा अधिक है, किससे, तो जेड से। ऑप्शन आपका जाएगा ए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है एक व्यापारी अपने माल का 33.3% 3% हानि पर
बेच देता है, परंतु अब शेष माल का वह 6% लाभ पर बेचता है, जिससे उसे कुल कुल कितना 540 रुपये का लाभ होता है। यह बताएं कि उसके माल की कुल कीमत मीन्स यहाँ पे कुल कीमत का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या थी। अब आइए यहाँ पे देखिए, एक अब व्यापारी अपने माल का क्या है 33.1/3%। अगर 33.1/3% पे जाइएगा, फ्रैक्शन परसेंटेज लेके जाइएगा, तो फिर इसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 33.1/3% का जो है हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे। तो 33.1/3% अर्थात इसका फ्रैक्शन वैल्यू जानते होंगे 1/3। कहने का मतलब हुआ 3 में से एक माल क्या है, वो 3% हानि पे बेच रहा है ना। 3 में से एक माल जो है वो क्या बेच रहा है, 3% हानि पे। ठीक है, तो हानि को हम लोग यहाँ पे माइनस से इंगित कर देते हैं, है ना। चलिए आगे, तो 3 में से एक बेच दिया तो बचा उसके पास कितना, 2 माल बेचा, 2 माल बचा। और 2 माल यानी कि शेष जो माल है उसको क्या है 6% लाभ पे बेचता है, तो +6%, प्लस लिख दे रहे हैं, प्लस मीन्स लाभ, यहाँ और कुछ नहीं। अब एक माल 3% पे हानि पे बेचा, इसको यानी टोटल क्या हुआ, एक माल पे 3, तो 1 × 3 अर्थात 3% की हानि। और 2 माल 6% लाभ पे प्रत्येक को बेचा, तो 2 × 6 अर्थात 12% का लाभ हो गया, +12। अब जो है ओवरऑल देखेंगे क्या हुआ इसका, तो 3 माल बेच करके वो क्या कमाया, तो -3 और +12 अर्थात प्लस का 9%, है ना। 3 माल बेच करके वो 9% का लाभ कमाया, तो एक माल बेच करके वो कितना कमाया, 3% का लाभ, प्लस का मतलब लाभ, तो अर्थात यही 3% का लाभ वो टोटल कमाया परसेंटेज में, लेकिन वास्तव में हमारे पास क्या है 540 रुपया वो टोटल पे कमा रहा है। तो यही 3% का मान आपके पास दिया हुआ है कितना, 540, तो 18 दिया 54, 180, है ना। अब जो है कुल कीमत सीपी, तो सीपी क्या होता है 100%, तो 100% का मान निकाल देंगे, तो 100% का मान 1800 रुपया। 18 पे 3 जीरो हो गया, सॉरी, है ना, 180 और 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, तो यानी कि सीपी उसका जो था बी ऑप्शन 18,000 रुपया। तो इस तरह से कैलकुलेशन को आप जो है थोड़ा सा यहाँ पे देखिए हम कॉन्सेप्ट लगाए। हालांकि इस हिसाब को आप रूल ऑफ एलिगेशन पे भी बना सकते हैं, रूल ऑफ एलिगेशन पे भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा गुना भाग करना पड़ेगा, एक रेशियो निकालिएगा। अगर फ्रैक्शन तो आपको बदलना ही है, हर हाल में बदलना है, नहीं तो 33/3 पे लीजिएगा, तो फिर जो है चीज़ें आपको गुना भाग अधिक करना होगा। इसलिए चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। और ये सब हिसाब जो है आप डिटेल से और देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पटना से एक ट्रेन 5 AM छूटती है और 9 AM भोपाल पहुंचती है। दूसरी ट्रेन 6:30 AM भोपाल से छूटती है और 10 AM पटना पहुंचती है। दोनों ट्रेन किस समय मिलती है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में सिर्फ आपको जो है ट्रेन कब खुला और कब पहुंचा ये इतना ही दिया हुआ है, और इससे जो है आपको क्या निकालना है कि दोनों ट्रेन किस समय मिलती है। बहुत डाटा इसमें छिपा हुआ है। हम पहले बोल चुके हैं कि लैंग्वेज जो है उसमें को समझना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आइए इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। तो एक ट्रेन क्या है पटना से चल रही है और कहाँ जा रही है, भोपाल। चलिए पटना और भोपाल दो स्टेशन बना लेते हैं। एक ट्रेन यहाँ से के 5 बजे चल रही है, 5 बजे चलती है और ये पहुँचती है कितना, 9 बजे। ठीक है, और दूसरा ट्रेन क्या है, यहाँ से 6:30 बजे खुल रही है, 6:30 बजे खुलती है ना, और ये पहुंचती है 10 बजे। इतना ही डाटा आपके पास है और इसी डाटा से आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि 5 बजे ये खुलती है, 9 बजे पहुंचती है, और ये 6:30 बजे खुलती है, 10 बजे पहुंचती है। ठीक है, तो ये कितने देर में पहुंचती है यहाँ पे भोपाल से पटना, तो ये लेता है कितना 3.5 घंटा, 3×1/2 घंटा। ठीक है, और पहली ट्रेन जो पटना से भोपाल चल रही है
वो कितना में देर में पहुंच रही, तो 4 घंटा। बस इतना ही चीज यहाँ पे समझना होता है, और ये जब निकल जाता है तो हम जो है दूरी को कंसीडर कर लेंगे। जब पहुंचने का समय निकल जाएगा तो दूरी कंसीडर कर लेंगे। अब दूरी क्या मानेंगे, तो 4 और 3 का ये एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 4 और 3 3.5 का। ठीक है, तो ये 3.5 मीन्स हो गया क्या, ये 7/2 और 4, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो सच हो के 28। अब दो भी इसके साथ है तो हम लोग जो है 28 नहीं लेकर के 280 जो है हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 280, इसका मान लिए 280 किलोमीटर जो है पटना और भोपाल से दूरी क्या है, 280 किलोमीटर मान लिए। ठीक है, अब देखिए कि क्या होगा, इससे हमको क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा। तो 4×7 = 28, यानी कि इसका जो है चाल निकल गया 70 किलोमीटर पर आवर इस ट्रेन का। और इस ट्रेन का चाल निकालिएगा तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये जो है 7×4 = 28, 40×2 = 80। ये समझ लीजिए, देखिए 280 से 280 है दूरी, और समय से भाग देंगे तो चाल निकल जाएगा, तो 3×2 = 6, 7/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 7×4 = 28, है ना। यानी कि इस ट्रेन का जो हमारा चाल क्या निकलेगा, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये चीजें पता हो गया। अब दोनों का चाल पता हो गया, है ना, और दोनों का बीच जो ट्रेन का बीच का दोनों स्टेशन के बीच की दूरी पता हो गया, दोनों का चाल पता हो गया, तो अब जो है मिलने का समय आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो है इसमें लेकिन फिर भी एक चीज और है। क्या है, देखिए यहाँ पे चीजें एक ठो और बचा हुआ है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये 5 बजे खुलती है और ये क्या है, 6:30 बजे खुलती है। तो ये कितना पहले खुलती है, यानी कि 1.5 घंटा पहले। तो 1.5 घंटा पहले ये ट्रेन खुलती है, उसके बाद ये खुलती है, तब जाके मिलेगा ये, है ना। तो 1.5 घंटा में ये कितना दूरी तय करेगा, 1 घंटा में 70 किलोमीटर, तो 1.5 घंटा में 70 और 35, 70 × 30, 105 किलोमीटर। यानी 105 किलोमीटर ये ट्रेन चल चुका होगा, है ना, 105 किलोमीटर चल चुका होगा। उसके बाद जो है यहाँ से फिर जो है ये ट्रेन खुलता है। अब ये मिलेगा क्या, इसी बीच में कहीं पे मिलेगा। तो 280 में से 105 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 280 में 200 में से 100 घट गया, तो 180 में से 5 घटा तो कितना, 75। यानी कि 175 किलोमीटर के बीच में ये दोनों कहीं पे यहाँ पे मिलेगा। तो इस डिस्टेंस क्या हो गया, 175। अब मिलने का समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो चाल दोनों का जुट जाएगा, 8×7 = 15। यानी कि कितना जुट हो गया, 150। इसको काट दीजिए, कितना से काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5×30 और 5×3 = 15, 2×17 = 25, 5×7 = 35, 5×6 = 30, अर्थात 7/6 घंटा, यानी कि 1×1/6 घंटा। इसको मिनट में बदल दीजिए, 60 से गुना कर दिए, 6×10 = 60, अर्थात 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट कब से टाइम हम जोड़े थे, 6:30 बजे। ये भी ट्रेन को हम 6:30 बजे यहाँ पे ले लिए थे, तो 6:30 बजे, तो 6:30 इसमें जोड़ दीजिए, अर्थात 7:40 में वो कहीं पे मिलेगा, है ना। अब जो है यहाँ से चीजें आप समझ गए होंगे। तो इतना चीजें इसमें है जो कि सिर्फ आपको कहाँ से कहाँ, कितना बजे से कितना बजे पहुंचता है, कितना बजे चलता है, बस इतना ही देना दिया हुआ रहता है, और इतना डाटा आपको अपने मन से निकालना होता है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन पे हम लोग फिर चलते हैं। आइए, कहता है एक परिवार में प्रति माह 20 किलोग्राम चावल की खपत होती है। चावल के मूल्य में 35% की वृद्धि होने पर परिवार में चावल की खपत में इतनी कमी की जाती है कि चावल पर होने वाले खर्च में केवल 8% की वृद्धि होती है। चावल के मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति माह चावल की नई खपत किलोग्राम में कितनी है। देखिए, इसको परसेंटेज में भी बनाइएगा तो भी बनेगा, और फ्रैक्शन में भी बनाइएगा तो भी बनेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। आइए, तो क्या होता है, खर्च बराबर, आप लोग जानते होंगे, खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुने खपत। ठीक है,
तो पहले मान लीजिए हम 10 रुपये एक चावल था और 10 किलो खर्च कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल खर्चा कितना हो गया, 100। पहले 10 रुपया मूल्य था और 10 किलो खपत कर रहे थे, तो टोटल खर्चा 100 रुपया, ठीक है। अब 10 का 35% निकालिएगा, है ना। कितना, चावल के मूल्य में 35% की वृद्धि, तो 35% का मतलब 3.5, यानी 10 का अगर 35% निकालेंगे तो 3.5, ये निकालने आना चाहिए। तो 10 और 3.5 बढ़ रहा है, तो यानी कि इतना हो गया 13 रुपया 50 पैसा। और जो है क्या होना है, अब जो है कहता है कि परिवार में चावल के खपत में इतनी कमी की जाती है कि चावल के मूल्य पे, चावल पर होने वाले खर्च में केवल 8% की वृद्धि है। तो जो है चावल के खर्च में, तो खर्च में कितना है, मात्र 8%, यानी 108 रुपया अब खर्च हो रहा है। अब देखिए इसको घटाना नहीं है, चूंकि मूल्य है और क्या है 108 है, तो ये 13.5 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 13.5 से भाग देने के बाद जो भी आएगा, तो चलिए हम लोग दे देते हैं 108 बटे 13.5, यानी कि 2 जीरो यहाँ से हो गया, ये खत्म हो गया, है ना। अब जो है कितना से, हमको लगता है कि 5 चौके 20, अच्छा 13 चौके 52, 13 8 से 8 मरते कट जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से 8 निकल गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए 108 था, है ना, समझ रहे हैं ना, 108 रुपया खर्च है टोटल। अब मूल्य 13.5 रुपये, तो खपत कितना करेंगे, 8 किलो चावल खपत करेंगे। अब खपत में क्या हुआ, खपत में 2 की कमी, कितने पे, 10 पे, तो 100 पे, तो 20%, है ना, 20% की कमी। लेकिन यहीं पे आपको क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिवार में पहले 20 किलोग्राम चावल की खपत थी, तो 20% कम हो गया, तो 20 का 20% निकालिएगा तो कितना कम हो गया, 4, अर्थात 20 में से 4 घट जाएगा, अर्थात 16 किलो अब चावल जो है वो खपत कर रहा होगा, है ना। तो चीज़ें इतना है। अब इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 100 पे भी लीजिएगा तो 100 पे भी बनेगा, है ना। 100 पे भी अगर बनाना चाहते तो 100 पे भी बनेगा, फ्रैक्शन में लेना चाहते तो फ्रैक्शन से भी बन सकता है।